अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। आज जो है वो हमारा पीछे बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टर्म है एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है जी। एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना जो है वो चार्ल्स लॉ को स्टार्ट कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको नोट भी साथ साथ करना है, ठीक है जी। अब बात करें एब्सोल्यूट ज़ीरो की, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ये टेस्ट योरसेल्फ का भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जिस पर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाए, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई। तो ये वो टेम्परेचर बेसिकली होता है जिसपे वॉल्यूम आइडियल गैस का ज़ीरो हो जाता है, ठीक है जी। अब हम बात करें कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के दरमियान क्या ताल्लुक है, ठीक है जी। तो सेल्सियस स्केल को हम बेसिकली C से रिप्रेजेंट करते हैं, T टेम्परेचर सेल्सियस, ठीक है जी। तो अगर आप सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने टेम्परेचर ले लेना है और प्लस ले लेना है 273 और ये अब आपके पास केल्विन में आ जाएगा। अब ये आपके पास किस में आ जाएगा, केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर आपने पहले सेल्सियस में लेना है, ठीक है, उसमें 273 जमा कर दें तो उसे हम कहते हैं कि ये भाई केल्विन में हो गया। अब ये कौन सा हो गया जी, केल्विन में। चलें जी मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे जी टेम्परेचर हमारे पास हो 25 डिग्री, ठीक है जी, 25 सेल्सियस, तो आप क्या करेंगे, 25 लिखेंगे प्लस 273 लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर आ गया, 25 और इसलिए कितने आ गए जी, 95 98, ठीक है जी, 298 केल्विन। अब ये देखो 225 डिग्री मतलब कि जो 25 सेल्सियस है वो 200 इसके केल्विन के बराबर है, ने केल्विन के बराबर है, इतने केल्विन के बराबर है, ठीक है जी, समझ आ गई। अब जी अगर आपके पास फर्ज करें केल्विन में टेम्परेचर हो तो आप सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो बड़ा इजी सा काम है। अगर आपके पास टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में, और आप उसको बदलना चाहते हैं डिग्री में, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर केल्विन में ले लेंगे, -273 कर देंगे। अब आपके पास ये सेल्सियस में आ जाएगा, अब ये आपके पास सेल्सियस में आ जाएगा इजीली, ठीक है जी। फर्ज करेंगे जैसे ऊपर वाली है, यहाँ आपके पास ये केल्विन था, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 273 को माइनस कर देंगे, आपके पास 25 अब डिग्री ही आ जाएगा। क्लियर, समझ आई कि आप अगर केल्विन में बदलना चाहते हैं सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आप 273 जमा कर देंगे, और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो -273 कर देंगे। आगे समझ, करें स्टार्ट अपना टॉपिक, चलेंगे, ठीक है। चार्ल्स लॉ बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ, ये बेसिकली हम इसे कहते हैं, इसने ही ये 1787 में इसने अपना जो है एक लॉ पेश किया, ठीक है जी। इसने कहा, जे चार्ल्स इसका नाम था, इसने कहा कि भाई जैसे बॉयल्स ने अपना लॉ पेश किया है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन आती है, क्या अगर हम
प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर पे कुछ इफेक्ट डालें, टेम्परेचर को आगे पीछे करें, तो क्या वॉल्यूम पे कुछ वेरिफिकेशन आती है या नहीं आती। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी। तो इसने अपना एक फिर लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, और इसके मुताबिक क्या है वो हम लिखते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ the volume of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। इसने कहा कि जो आपके पास वॉल्यूम है किसी गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसका जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट, बट प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। प्रेशर को आपने कुछ नहीं करना, प्रेशर को छेड़ना नहीं है, प्रेशर को एक जैसा ही रखना है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलें जी लिखते हैं जी V। इसने कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, ठीक है जी। अब आपके पास ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट आएगा, ये आपके पास K कांस्टेंट आ गया। अब हम अगर K की कीमत मालूम करना चाहते हैं, T मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी V/T इज इक्वल टू K, V/T इज इक्वल टू K। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है जी, समझ आ गई। चलें जी आगे बात करते हैं। ये फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, फिर से सुन लें, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे एक आपके पास गैस है फिल की हुई। अब जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसे हम कहेंगे इनिशियल वॉल्यूम, जिसे हम कहेंगे V1 या VI, ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरी बात, जो इस वक्त टेम्परेचर है उसे हम कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है जी, जिसे हम कहेंगे T1 या TI, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने टेम्परेचर को चेंज किया, बढ़ाया या कम किया वो अलग बात है, ठीक है जी। आपने टेम्परेचर को चेंज किया, उस वक्त जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, जिसे हम कहेंगे V2 या VF। V2 लिख लें, आप बुक पे V2 है तो V2 लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, जो उस वक्त टेम्परेचर आपने जो चेंज किया वो आपका हो गया फाइनल टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे फाइनल टेम्परेचर। वो आपके पास हो गया T2। क्या हो गया? T2। क्या हो गया जी? T2। क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्की बात हो गई। अच्छा चलिए, अब इस वक्त जब आपने कुछ नहीं किया, इनिशियल था, उस वक्त आपके इस लॉ के मुताबिक क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका वॉल्यूम है V1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के। अच्छा जी, आपने कांस्टेंट को वेरी कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। फर्ज करें कांस्टेंट, उसकी जगह आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे तो आपके पास आ गया K और T1। यहाँ पे K की कीमत क्या होगी? V1/T1। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई,
ये क्या बन गई, एक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास उसके बाद ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्ज कर लो इक्वेशन, अब जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया, उस वक्त आपने इस लॉ को अप्लाई किया, तो वो भी यही कह रहा था कि भाई जो V2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2 के। ठीक है, यहाँ से आपने फिर से T2 कांस्टेंट लेके आए, T2 V2 इज इक्वल टू K T2, यहाँ पे आ गया V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में आप बेसिकली ये दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे, एक साइड पे इधर भी K है और इस साइड पे भी एक K है। अगर दो चीज़ें एक के इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो चलें जी, इक्वेशन बाय कंपैरिजन, ठीक है जी, बाय कंपैरिजन 1 एंड 2। ठीक है, इसके मुताबिक दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे फिर, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू V1 ओवर T1। ठीक है, अगर V ऊपर है तो उस साइड पे भी V ऊपर होना चाहिए। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, T1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू T2 ओवर V2, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप T टेम्परेचर ऊपर रख दें या फिर वॉल्यूम नीचे रख दें, कोई इशू नहीं है। समझ आ गई, क्लियर, पक्की बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज।